नमस्कार। आधा आकाश हमारा सुनने वाले सभी श्रोताओं को काजल का प्यार भरा नमस्कार। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। निदा फाजली की ये लाइंस उन लोगों पर सटीक बैठती हैं जो किस्मत को कभी हाथों की लकीरों में नहीं खोजते, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं और सफल होकर मिसाल कायम करते हैं। एक मुलाकात कार्यक्रम में ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं। आप हैं लेखिका, पत्रकार और जेल सुधारक वर्तिका नंदा जी। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका काजल जी। वर्तिका जी, आप प्रोफेसर हैं, लेखन में भी आप काम कर रही हैं और पत्रकारिता में भी क्रियाशील हैं। आप उन लोगों के लिए भी काम कर रही हैं जो हालातों के अधीन होकर सलाखों के पीछे कैद हैं। इतने सारे महत्वपूर्ण काम आप कर रही हैं, इन सब में कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं और खुद के लिए वक्त कैसे निकालती हैं आप इतना कुछ करने के बाद? देखिए, खुद के लिए वक्त होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मुझे बहुत साल पहले समझ में आया था। और इसलिए आया था कि आम तौर पर अपने लिए ही वक्त तलाशता है इंसान, और मुझे लगता है कि वहीं पर फिर वो जिंदगी में किसी और के खाली हिस्सों को भरने के योग्य अपने आप को नहीं रख पाता, ऐसा मुझे लगा। और इसीलिए अपने लिए तो बहुत वक्त नहीं होता, असल में आमतौर पर नहीं होता। और तिनका का जन्म भी इसीलिए हुआ क्योंकि तिनके कुछ ऐसी चीजें जो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो मौजूद रहते हैं, बल्कि वो कहीं पर भी अपनी एक उपस्थिति को दर्ज कर सकते हैं, चुपचाप काम करते हैं। और वही तिनका मेरा सुकून है, और आप उसे ही मेरी फुर्सत भी मान सकते हैं। क्या बात। आपकी करियर की जो शुरुआत है वो एज ए जर्नलिस्ट हुई है, और आपकी जो छवि है वो जुझारू पत्रकार के रूप में रही है। तो जर्नलिज्म को छोड़कर शिक्षण के क्षेत्र में आने का विचार कैसे आया, कैसे सोचा आपने? असल में जब मैं टेलीविजन में थी, और टेलीविजन की शुरुआत तब हुई जब मैं 8-9 बरस की थी, दूरदर्शन से हुई, और फिर उसके बाद आकाशवाणी से जुड़ाव कुछ हुआ, और फिर मैं एक पत्रकार के तौर पर टेलीविजन से जुड़ गई। तो जब मैं एकदम पीक पर थी, तभी मुझे लगा कि अब उसे छोड़ने का समय है, क्योंकि अगर उस समय मैं नहीं छोड़ती तो शायद बहुत सारी आसपास के दबाव और बहुत सारी इच्छाएं भी मन में आने लगती, और आगे जाने का एक स्वार्थ भी पनपने लगता। तो मुझे लगा कि ये सबसे सही समय है कि मैं इसे तुरंत छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में जाऊं जो बहुत ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ज्यादा गंभीर है, और फिर एक नई तरह की पत्रकारिता की शुरुआत करूं। और इसीलिए तिनका ने जेलों में पत्रकारिता को जन्म दिया। मेरा अगला सवाल भी यही था। जेलों में इंद्रधनुष की जो बात कर रही हैं आप, ये विचार, ये जज्बा कैसे आपके जहन में आया? जी, तो सक्रिय पत्रकारिता के बाद जो अगला सफर शुरू हुआ वो था पत्रकारिता पढ़ाने का दिल्ली विश्वविद्यालय में। और फिर पत्रकारिता को एक ऐसे हिस्से में शुरू करने का विचार मन में था जहाँ पर पत्रकारिता नहीं है, और वो है जेल। तो इसलिए तिनका ने जेलों में पत्रकारिता की शुरुआत की। तो इसलिए मुझे कभी ये नहीं लगा कि कुछ छूटा, बल्कि हर बार मुझे लगा कि कुछ नया जुड़ गया। और इस तरह से जेलों के जरिए जो पत्रकारिता में कुछ चीजें मुझे लगता था छूट गई हैं, या जिनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, तो इंद्रधनुष बनाते बनाते वहाँ पत्रकारिता और एक सक्रिय और सकारात्मक पत्रकारिता की शुरुआत हो सके। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। वर्तिका जी, आप दिल्ली पुलिस के साथ भी जुड़ी हुई हैं, और आपने उन घटनाओं को समाज के सामने लाने की कोशिश की और ला भी रही है जिनके प्रति हमें जागरूक रहने की जरूरत है। तो हमारे आसपास जो ऐसे वाकयात हो रहे हैं, उनके प्रति आपका नजरिया क्या है? देखिए, 2 चीजें हुई थी। एक तो जेल के लिए एक हमारा पॉडकास्ट है जो देश का इकलौता पॉडकास्ट है जेलों को समर्पित। उसी तरह दिल्ली पुलिस के साथ हमने किस्सा खाकी का शुरू किया। ये भारत के किसी भी पुलिस विभाग का इकलौता पॉडकास्ट है। इसमें हर संडे को 2 मिनट या 2.25 मिनट की एक स्टोरी हम शेयर करते हैं, जो कि पॉजिटिव स्टोरी है। और इसके पीछे वजह ये थी कि अपराध से घिरे हुए इस नकारात्मक समाज में बहुत कुछ ऐसा है जो नर्म और मुलायम है, जिसमें जज्बात हैं, जिसमें एक अलग तरह की मानवीयता है। तो मानवीयता को सामने लाने के लिए शुरू हुआ किस्सा खाकी का। और इसके अनुभव भी बड़े ही अलग तरह के रहे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कहानियां भी रहती हैं जो कि क्राइम और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हैं, और कुछ मानवीयता से। और ये दोनों ही तरह के पॉडकास्ट लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि अब एक तरह से श्रव्य माध्यम की दुनिया में हम चल रहे हैं। और आप जानती हैं, आकाशवाणी आज भी इतना लोकप्रिय जो है अपनी आवाज के जरिए है, ग्रासरूट लेवल पे। बिल्कुल, तो हम भी आवाजों के जरिए जेल में जा रहे हैं, या फिर हम अपराध की बात कर रहे हैं। जी, और लोग जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जी,
अब मैं आती हूँ आपकी किताबों की तरफ। समाज की जो तस्वीरें हैं उनको उकेरती हुई कई किताबें आपने लिखी हैं। इन्हीं में से जो महिलाओं पर केंद्रित 2 किताबें, रानियां सब जानती हैं और दूसरी थी, हूँ और रहूंगी, इन किताबों के बारे में चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप कुछ जरूर बताएं। असल में मेरी सभी किताबें अपराध के ही आसपास हैं। रानियां सब जानती हैं उन महिलाओं को समर्पित है जो कि किसी भी तरह के अपराध की शिकार हुई, जिन्हें एसिड अटैक का सामना करना पड़ा या डोमेस्टिक वायलेंस का, मोलेस्टेशन का, और वो आगे सामने बोल नहीं पाई। इन रानियों को पता सब था, उन सब के पास एक सच था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके सच की चाबी किसी राजा के पास थी। मैं जानती हूँ बहुत सी महिलाओं के पास बहुत से सच हैं, और क्योंकि ये महिलाएं बोल नहीं पाती, कहना नहीं चाहती, इसलिए समाज भी अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन रानियों को पता नहीं है। रानियां सब जानती हैं कि पीछे मर्म यही है कि तकरीबन हर महिला जो किसी भी अपराध की शिकार हुई, उसके पास सच है और सच उसकी मुट्ठी में है। थी हूँ रहूंगी उन महिलाओं के लिए है जो अपराध की शिकार तो हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि चाहे जो भी हो उनका अस्तित्व बना रहेगा। इन रानियों को सच तो सारे पता है, लेकिन ये रानियां अपनी जिंदगियों को फिर से लिखेंगी, और वो थी हूँ रहूंगी। और उसी तरह तिनका तिनका तिहाड़ भी पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। ये भी आपकी एक किताब है जो आपने जी, लिखी है। ये तिहाड़ जेल की महिलाओं के साथ हमने एक काम किया था 2013 में। मुझे बताते खुशी हो रही कि अब ये पूरे 10 साल सितंबर में हो जाएंगे, और ये 4 महिलाओं के साथ प्रयोग किया गया था। उसके बाद तो देश की बहुत सी जेलों में इस तरह के प्रयोग हुए। उसी का एक हिस्सा है तिनका तिनका तिहाड़। उसके बारे में और जानना चाहेंगे। तिनका तिनका तिहाड़ ये वो महिलाएं हैं जो कि ये जेल में कैद हैं, और इनमें से कोई भी पहले लेखिका नहीं थी। तो जब इनसे अलग अलग मौकों पर मेरी मुलाकात हुई तो मन ये था कि ये कुछ लिखें, और हिचकते हुए उन्होंने कुछ लिखा। किसी ने पेपर नैपकिन पर लिखा, किसी ने मुड़े हुए कागज पर लिखा, और अलग अलग टुकड़े मिलते गए, और उन टुकड़ों को मिलकर वो किताब लिखी गई। बहुत तकलीफदेह सफर था ये, और फिर किसी तरह ये किताब पूरी हुई। और जेल की महिलाओं ने ही किताब लिखी है। ये उनकी कविताएं हैं जिन्हें हम लोगों ने संपादित किया था, मैं और विमला मेहरा मैडम ने, जो कि उस समय डीजी प्रेजेंस थी। और जेल में नियमित तौर पर जाती थी, तो महिलाओं का चयन कर रही थी मैं, ढूंढ रही थी कौन सी महिलाएं होंगी। किताब उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा तिनका तिनका तिहाड़ ने और भी कई प्रयोग किए, और फिर उसके बाद लगा कि और महिलाओं के साथ और जेलों में काम होना चाहिए। फिर तिनका तिनका डासना पर काम हुआ, तिनका तिनका मध्य प्रदेश पर काम हुआ। अभी तिनका तिनका तिहाड़ का दूसरा संस्करण इसी साल सितंबर में आएगा। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं अलग अलग जेलों में मिलती रहीं। उन सब के पास कोई सच था, जो सच था उन्होंने उसको शब्दों के माध्यम से कागज पे उकेरा। हाँ, किसी ने कागज के माध्यम से, किसी ने अपनी कोई बात मुझे बता दी, किसी ने किसी और जरिए से मुझ तक पहुंचा दी। जरिए अलग अलग रहे, उस सब में सूत्र था विश्वास। उनका मुझ पर विश्वास, मेरा उन पर विश्वास, और उसी विश्वास से तिनका तिनका। बिल्कुल बिल्कुल। वार्तिका जी, लीक से हटकर कुछ करना आसान नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। और देखा जाए तो अपनी राह पर चलने वाले अक्सर अकेले ही होते हैं। आपके अनुभव कैसे रहे? परिवार का सहयोग कैसा रहा आपके साथ? मुझे पारिवारिक स्तर पर सहयोग मिला, लेकिन सामाजिक स्तर पर मुझे बहुत हताशा मिली, और कई बार कड़वाहट भी हुई, कई बार उदासी हुई। शाम का अंत एक्चुअली इसी उदासी से होता है कि तिनका जो करना चाहता है उसका बहुत कम हिस्सा कर पाता है, क्योंकि समाज साथ नहीं आता। जेल को लेकर बहुत सारे फोन, बहुत सारी चिट्ठियां मेरे तक आती हैं, लेकिन जेल के लिए समय कोई निकालना नहीं चाहता। जेल के लिए संसाधन तो बहुत ही दूर की बात है। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोगों की तादाद शायद बहुत ज्यादा है। इसी उदासी में तिनका रोज चलता है, और हर रोज सुबह में रंगों को जोड़ती हूँ बस किसी तरह से। सोचती हूँ जेलों में इंद्रधनुष तो बना नहीं है। जेल के काम ने मुझे दुनिया को दिखा दिया, मुझे बता दिया दुनिया क्या है। असल में पूरी दुनिया जेल है, हर इंसान किसी जेल में है। बिल्कुल। कुछ को ये मालूम है वो जेल में है, कुछ को नहीं मालूम। कुछ लोग स्वार्थ की जेल में हैं, कुछ लोगों का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो एक जेल है। ये सारी जेलें हैं, और उन जेलों को भी तोड़ने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। जेल में इंद्रधनुष, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगी तफसील में इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। तिनका तिनका जेलों में रेडियो लाने का प्रयास कर रहा है। असल में 2013 में तिहाड़ में पहला जेल रेडियो आया था, जिसकी मैं विटनेस थी। अपनी आंखों से मैंने देखा जेल का रेडियो कैसे आ रहा है, और फिर मुझे लगा मैं इस दिशा में काम करूंगी। हरियाणा की जिन जेलों में रेडियो आया वो तिनका तिनका ही लाया, और फिर अभी देहरादून की जेल में हम रेडियो लाए हैं। ऐसी कई जेलों में प्रयास होते रहे। असल में बंदी के पास जेल में जो समय होता है उसके लिए उस समय को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कोरोना के समय में
लोगों को एहसास हुआ, वो अपनी घर की जेलों में बैठकर अक्सर ये कह रहे थे कि अब हम क्या करें, हम बड़ा निरीह महसूस कर रहे हैं। तभी बहुतों को ख्याल नहीं आया कि जो जेल के अंदर है वो तो हमेशा निरीह ही था और निरीह है। तो उन लोगों को जोड़कर ये रेडियो एक प्रयास करता है जिसमें वो अपने अकेलेपन को भर पाते हैं। और ये सूचना परक रेडियो है, पूरी तरह से नॉन कमर्शियल है और पूरी तरह से आपस के लोगों को मिलाकर जेल के अंदर के ही लोगों के लिए चलने वाला रेडियो है। जैसे आप एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, उसी तरह जेल एक निश रेडियो है, निश ऑडियंस के लिए, जेल के लिए बना हुआ एक सुंदर सा रेडियो। और उसके जरिए हम रंगों का विस्तार कर रहे हैं और इंद्रधनुष बना देते हैं। बिल्कुल इंद्रधनुष बना रहे हैं। बिल्कुल, ये छोटे छोटे इंद्रधनुष ऐसे हैं जैसे मुझे लगता है मैंने छू कर महसूस कर पाती हूँ। बहुत खूबसूरत बात। आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या करना अच्छा लगता है आपको सबसे ज्यादा? मुझे जेल के बारे में सोचना ही अच्छा लगता है। जेल से छूटे हुए लोगों से बात करना या जो जेल में है उनकी किसी परेशानी को कम कर पाना, कुछ छोटी छोटी सी कोशिशें कर पाना जो समाज देख नहीं सकता, मेरा मन देख पाता है, उनका मन देख पाता है। जो चीजें प्रचार और प्रसार के लिए नहीं की जाती वो ज्यादा सुंदर है और वही मेरी हॉबी है। क्या बात, बहुत खूबसूरत। आप कॉलेज में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख हैं। जो महिलाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहती हैं, आप उनको क्या सलाह देंगी? देखिए, हमेशा ये तय होना चाहिए कि हम क्यों बनना चाहते हैं पत्रकार, और दूसरा सरोकार तय होना चाहिए। जैसे हमारा दिन का मॉडल ऑफ प्रिजन रेडियो जो काम करता है वो इस पे काम करता है कि हम जो ला रहे हैं, जो कर रहे हैं, इससे किसी की जिंदगी में कोई फायदा होगा, कोई सुधार आएगा कि नहीं। तो अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप पत्थर की जमीन पे चलने को तैयार हैं और आपकी अपेक्षा किसी से कुछ ना हो, आप पहले ये मान कर चलिए। हो सकता है 20 साल पत्रकारिता करें और लौटने पर आपको कुछ ना मिले, लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी में कोई बेहतरी ला पाए तब तो आपको पत्रकार बनना चाहिए। नहीं तो फिर ये व्यवसाय है, और व्यवसाय ही करना हो तो फिर सब व्यवसायिक से। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तिका जी, आप नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हैं। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपनी शक्ति को तो पहचान पाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हालात के सामने वो घुटने टेक देती हैं और अपनी पहचान को खो देती हैं। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि बहुत सी महिलाओं को एक्चुअली अपनी शक्ति पता नहीं होती। उन्हें शक्ति बताने का काम दूसरी महिला ज्यादा बेहतर कर सकती है। हम जब अपने आसपास की किसी महिला को सबल करते हैं तो वो हमें सबल करती है। सबल असल में हमेशा 2 वे प्रोसेस है। तो एक ने एक को सबल किया, फिर दूसरे ने दूसरे को सबल किया और फिर सबल होते गए। अब जैसे जो महिलाएं इस समय इस वार्ता को सुन रही होंगी, जरा तो सोचिए, आपकी कोई दोस्त होगी ना जिससे आप कभी कभी फोन करती होंगी, बात करती होंगी, और वो बात में आपकी किसी समस्या का चुटकी भर में निदान कर देती होगी। तो आप सोचते होंगे, अरे ऐसे कैसे कर दिया, उसने आपको सबल बना दिया। असल में हनुमान जी को भी तो अपनी शक्तियां याद नहीं रहती थी, वैसे ही हम लोगों को भी अक्सर याद नहीं रहती। हमें कोई याद दिलाता है, कोई जरिया बनता है, और अगर जिंदगी में आपको कोई जरिया बन गया तो आप से भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। बहुत खूबसूरत। हम सभी औरतें भाग्यशाली हैं क्योंकि हम और औरतों की जिंदगी में उस भाग्योदय को लेकर आ रही हैं। तो हम सभी किसी की जिंदगी का दिया है, दिया बनने में जिंदगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक चिराग बन जाइए, एक दिया बन जाइए किसी की जिंदगी का। जी, बहुत खूबसूरत आपने कहा। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या कुछ है जो आप और ज्यादा करना चाहती हैं? जेलों के लिए मैं रेडियो लाने के काम को भी बहुत सारा समय देना चाहती हूँ। भारत भर में जो साहित्य लिखा और रचा गया और जो मेरे पास भी है, उसे जोड़कर एक शोध परंपरा को आगे ले जाने का मन है। उत्तर प्रदेश की जेलों पर अभी एक शोध किया था जिसे भारत सरकार ने उत्कृष्ट माना है। वो है कि महिलाओं और बच्चों की जेलों में जो संवाद की जरूरतें हैं उसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जेल के महिला, जेल के बच्चे ये तो और भी ज्यादा हाशिए पर हैं। और मैं चाहती हूँ कि उनके काम को मैं सहेज कर एक बड़े गंभीर फलक पर ला सकूं और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले। पिछले साल में नॉर्वे की जेल को मैंने देखा था। भारत की जेलों को देश की दूसरी जेलों से एक विश्लेषणात्मक तौर पर भी मैं जानना, समझना और उसे एक बड़ा मैदान देना चाहती हूँ, ताकि जब भारत की जेलों की बात हो तो उसकी सिर्फ बुराइयों की बात ना हो। भारत की जेलों में बहुत सारी रोशनियां हैं, मैं उन रोशनियों को जमा करना चाहती हूँ। असल में ये जुगनू सब तरफ बिखरे हुए हैं, इन जुगनुओं को ढूंढना है और उन्हें फिर जोड़ना है और फिर जोड़कर एक बड़ी रोशनी बनानी है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने वर्तिका जी। अब वक्त इजाजत नहीं देता कि हम और ज्यादा बात करें, लेकिन आपने हमसे इतनी अच्छी बातें कही, हमारे सुनने वालों को आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी, और महिलाओं को किस तरह से आगे रहना चाहिए और बाकी महिलाओं को किस तरह से दिए के रूप में
उनको साथ लेकर चलना चाहिए जो ऑलरेडी आगे चल रही हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद।